कॉलेज में एक पढ़ने वाली लड़की जो अपने घर से 3 घंटे की दूरी पे कॉलेज जाती है और उस समय ही वो इस नाम से प्रसिद्ध हो जाती है कि यार वो बहुत डेंजरस है, उसके पास मत जाना, वो सीधे मारने से बात करती है। नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। अभी आपको मैंने जिनका परिचय दिया वो है वन एंड ओनली सीमा स्मृति जी। ये वही महिला है जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाई। आपको मैं बता दूं, बचपन से अभी तक ये खुद स्ट्रांग रही, खुद गलत का साथ कभी नहीं दी। शायद यही कारण है कि वो निर्भया को भी इंसाफ दिला पाई। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के लोगों की क्या मंशा है और इनका जीवन कैसे कारगर रहा। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया जी। मैम, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि निर्भया को तो इंसाफ मिल गया, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन आज के डेट में ये जो मेंटालिटी बन गई है, इसके ऊपर क्या आपका राय है? देखिए, ये मेंटालिटी आज की नहीं है, ये हमारे जो भारत का जो कल्चर है बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन उसका जो एक पार्ट है जिसमें स्त्रियों का शोषण छिपा हुआ है, वो चीज़ आज से नहीं हुई है। ये मानसिकता सदियों से है और वही मानसिकता जिसको बदलने के लिए हम सभी लोग फाइट कर रहे हैं, स्त्रियां कर रही हैं, उनके साथ मेल पर्सन भी कर रहे हैं, आगे आकर के उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मानसिकता से जो हमें लड़ाई करनी है उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक परिवार जहाँ पर एक बच्चे की परवरिश हो रही है, एक बेटा बेटी की परवरिश हो रही है और उस परवरिश में बेटी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। उसके लिए नॉर्म्स जो गढ़े गए हैं वो ये गढ़े गए हैं कि आपको इनोसेंट दिखना है, आपको सीधा सच्चा दिखना है, आपको सुंदर दिखना है। और एक बेटे को आप सिखा रहे हैं नौकरी करना है, शासन सत्ता संभालना है, क्रिकेट खेलना है, बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना है। अब जब इस तरीके का हमने परवरिश स्टार्ट किया तो जो बेटी इस माहौल में निकलने की कोशिश कर रही है जहाँ पुरुषों की सत्ता है, तो वहाँ पर वो उनको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा दायरा परिवार है, तुम बाहर कैसे आ सकती हो। तो इसको वो एक्सेप्ट नहीं करे और ये मानसिकता आज की नहीं है। हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, इन सारी चीज़ों में जो कि स्त्रियों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसलिए मैं उनकी जो सही चीज़ें हैं वेद पुराणों की, उनको सही मानती हूँ, लेकिन अदर जो चीज़ें हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं उनका मैं पूरी तरीके से विरोध करती हूँ। तो जो चीज़ें वहाँ पर लिखे थे और वो चीज़ आज चली आ रही है, हमारे समाज में लोग फॉलो कर रहे हैं। अब उससे लड़ाई कैसे करना है कि स्त्री और पुरुष को हमें एक मानव के रूप में देखना है। वो एक अलग जेंडर है, इसलिए उसको परिवार के अंदर बंद रखना है। ये तो मानवता के खिलाफ अपराध है और इसी अपराध से मेरी लड़ाई है। निर्भया के केस की अगर बात करें तो उनके अस्तित्व को मिटाने वाले वो कौन लोग थे? जो पुरुष, उन 6 लड़कों में से कोई भी एक भी ग्रेजुएट नहीं है, एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े घर से हो या कहीं पर भी। ऐसे समाज से जब लोग कहते हैं कि समाज में दबे कुचले पीड़ित लोग हैं तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उस समाज का वो पुरुष इतना स्ट्रांग कैसे हो गया कि एक लड़की को वो इस हद तक उसके साथ रेप करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब है कि जो समाज में मानसिकता है मेल पर्सन की, फीमेल को लेकर के, वो हर वर्ग में है, लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक है और लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक फीमेल किसी न किसी तरीके से पुरुष से पीड़ित है। तो मैम, जैसे कि क्या होता है कि अभी कागज पे 50% आधा आधा का अधिकार मिल गया है। आज शिव और पार्वती को भी कहा जाता है अर्धांगिनी, लेकिन जो जो एजुकेशन की स्तर इतनी बढ़ रही है भारत में, फिर भी लोगों की ये मानसिकता नहीं बदल रही है। आप अक्सर पेपर में देखेंगे कि इस तरीके का वारदात हो रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर कैसे लोग सुधर सकते हैं? देखिए, 2 चीजें आपने बोली कि कागज में हमें 50%, तो मुझे लग रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है, लेकिन और राज्यों में नहीं है। बाकी अगर पार्लियामेंट की या असेंबली की बात करें तो कहीं पर भी 33% भी रिजर्वेशन नहीं है, तो 50% बहुत दूर की बात है। और अगर हम बिहार की ही राज्य की बात करें, मैं देख रही हूँ यहाँ महिलाएं छटपटा रही हैं आगे निकलने के लिए, काम करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। जैसे महिला विकास मंच है, बीना जी हैं, अरुणिमा जी हैं, निशी जी हैं, ये सभी लोग मिलकर के चला रहे हैं और इनको मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अटैक तो दूसरी साइड से भी हो रहा है इन पे कि कहीं महिलाएं आकर के हमारा स्पेस कैसे कवर कर सकती हैं।
तो ये लड़ाई इन लोगों की भी है और मुझे लगता है कि जीत इन्हीं की होगी। तो एक्चुअल में जो 50% बिहार में रिजर्वेशन दिया गया है, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, क्या जो पंचायत में महिला है, क्या जो मुखिया महिला है, वो उसी फ्रीडम के साथ काम कर पा रही है? नहीं, तो मुखिया नहीं, उनके काम तो उनके हस्बैंड कर रहे हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट भी चला था प्रधानपति वाला, हाँ, उसके ऊपर वेब सीरीज भी आई थी। एक्चुअली मैं वही बात कर रही हूँ कि इसका मतलब है, और उसी से जुड़ी जो दूसरी बात आपने कही कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ रहा है। दो चीजें हैं कि शिक्षा का स्तर तो मेल का ज्यादा है, फीमेल का उतना नहीं है। क्या सिर्फ शिक्षित कर देने मात्र से कोई व्यक्ति एम्पावर्ड हो जाता है या समाज में बदलाव हो जाता है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि महिलाओं को एक्सपोजर नहीं मिला है। आप अगर पीएचडी होल्डर लड़की को कोई अगर रिक्शा चलाने वाला छेड़ रहा है, एक डॉक्टर लड़की के साथ एक बस में बहुत ही जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो क्राइम कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ और ही है सोसाइटी में एम्पावर्ड होने के लिए। वो जरूरी है उसको एक्सपोजर मिले, बाहर निकले, मेल पर्सन के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर चीज में वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन वो स्पेस हमारा समाज महिलाओं को नहीं दे रहा है। वो घर के अंदर बंद है, वो पीएचडी हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर पद पर हैं, लेकिन बाहर का जो दुनिया है वो उनके लिए आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है। तो ये फाइट जो है महिलाओं को, मुझे लगता है कि इक्वल लेवल पे बाहर आकर के उनको करनी होगी, तभी ये बदलाव संभव होगा। मैम, आप भी एक रिमोट इलाके से, मतलब जब आपकी बचपन एक रिमोट इलाके में बीती है, उसके बाद आप इतने लंबे तक सफर, इस सफर को थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, मेरा जो सफर है, अगर मैं अपने सफर की बात करूं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के माध्यम से आप लोगों को पता ही चल चुका। मेरा जब बर्थ हुआ तो मदर हमारी जो थी उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फैमिली में 3 भाई 3 बहनें थे। तो एक तरीके से कहेंगे कि अनवांटेड चाइल्ड, जिसकी कोई डिमांड नहीं थी फैमिली में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लड़की है तो मार दो इसको। तो हमारी जो बुआ जी थी, सिस्टर थी, उनको लगा कि नहीं, जैसे और बच्चे हैं तो इसको भी हम पालन पोषण करेंगे। लेकिन मेरे फादर मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो मुझे अपना एक कहेंगे कि भाग्य मानते थे, लकी मानते थे। हाँ, वो इसलिए मानते थे क्योंकि जिस साल मेरा बर्थ हुआ, पापा जी फर्स्ट टाइम उसी टाइम प्रधान बने। उसके बाद कंटिन्यूअसली वो 3 टाइम मुखिया रहे, प्रधान बने। और उन्होंने क्या किया कि परिवार, फैमिली के अंदर फीमेल के बीच में हमें वो प्यार सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब हम अपने घर की 4 दीवारी से पापा के साथ जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो डिस्कशन डिस्कोर्स जो भी उनका चल रहा है, डिबेट, वहाँ जब एक बच्ची 2-3 साल की वहाँ से बैठना वो शुरू करती है, तो मैंने तो वो दुनिया वहाँ से सीखना शुरू किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि माँ क्या कहती है। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये मेरी माँ नहीं कह रही है, ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर ने जो उनका माइंडसेट बनाया है, ये वो स्त्री कह रही है। तो मेरी माँ भी गलत नहीं थी, क्योंकि एक स्त्री कभी भी अपने बच्चे को न तो कोख में मारना चाहेगी, ना वो बाहर मारना चाहेगी, क्योंकि मातृत्व सबसे अच्छा एक क्वालिटी है। लेकिन इस सोसाइटी ने उसको मजबूर कर दिया कि वो ये सब करने को सोचने लगी है। तो मुझे नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है वो बहुत अच्छी इंसान है, और बाद में उन्होंने मेरी अच्छे से परवरिश की। फादर ने मुझे वो पूरा स्पेस दिया जो उस समाज में लड़कों को भी नहीं मिल रहा था। हालांकि हमारे गांव में स्कूल नहीं था, दूर स्कूल था, तो परमिशन पापा ने दी पढ़ने की। बाद में मैं रुकी ही नहीं। पापा जी की डेथ हो गई, लेकिन उनके दिया हुआ उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनके जो संस्कार थे, वो मेरे साथ आज भी हैं। और उनका एक ही मानना था कि बेटा, अगर आप गलत नहीं हैं तो कहीं झुकना नहीं है। और वो सारी चीज़ें आपने जब निर्भया केस के दौरान देखी ही हैं। तो वो आप उसी टाइम पे आप फेमस हो गई थी कि आप बहुत डेंजरस हो, ये कैसे, क्यों? वो इसलिए हो गई थी कि देखिए, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा है, और वो कोई लड़की डिसाइड करती है कि मुझे पढ़ना है, उसकी फैमिली उसको पढ़ने भेज रही है, फादर उसके सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो फैमिली से सपोर्ट आ गया, लेकिन जब वो जहाँ रोड से जा रही है और लड़के जो खड़े हुए वो छेड़ रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, वो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरा भी इक्वल राइट है, ये मुझे कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 साल से तो शायद मैंने नहीं किसी को पीटा है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कम से कम 20-25 लड़कों को पीट चुकी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी के भी अगेंस्ट अगर क्राइम हो रहा है,
तो जस्टिस बाद में आता है, रिएक्शन पहले आता है। तो मेरा हमेशा रिएक्शन रहता था कि तुम कमेंट करोगे या तुम भद्दे तरीके से छेड़ने की कोशिश करोगे तो सीमा का भी खाली हाथ जाने नहीं देंगे, वो आपको कुछ ना कुछ थप्पड़ के रूप में, लात भूसों के रूप में मिलेगा। तो मैंने हर तरीके से ये सब किया है, इसीलिए लोग कहते थे कि बहुत ही डेंजरस है प्रधान जी की बिटिया सीमा, ऐसे बोलते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो, मैं उनको अपना भाई ही मानूंगी कि उनकी जो परवरिश हो रही है वो भी कहाँ से आ रहे हैं। मेरे देश का युवा जो है उसके अंदर इतनी संभावनाएं हैं, वो सही डायरेक्शन दे सकता, लेकिन उनको समाज से जो परंपरा के रूप में प्रशिक्षण गलत मिला हुआ है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, तो कमजोर सीमा को भी वो समझ के कमेंट कर रहे थे, तो उनको एहसास कराया कि कमजोर नहीं है। मैं नहीं तो ये चीजें मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है आपके जैसा है, बहुत सारे मैंने देखा, निर्भया केस जब डिसाइड हुआ तो बहुत जो बच्चे हैं जो लॉ कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो आकर के मिलते हैं, उनका कहना है कि मैम मुझे आपके जैसा बनना है, मतलब मुझे ईमानदारी से काम करना है, मुझे कॉन्फिडेंस से काम करना, मुझे किसी का फॉलोअर नहीं बनना है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों मिल करके, और स्पेशली हमारा यूथ, ये सारी चीजों को एक दिन बदलेगा। ये तो बात सही है मैम, आज आप कई एक लाखों लोगों की आदर्श बन चुकी हो। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आप वकालत में आने का आपका जो मेंटालिटी बना वो कैसे बना, और क्या कोई इंसिडेंट था या ऐसे ही नहीं मुझे वकालत करना है? नहीं, देखिए मेरा जो था, क्योंकि शुरू से बचपन से मेरी एक आदत पड़ गई थी कि कोई भी अगर गलत चीज मेरे सामने आए या जैसे मम्मी ने या सब और भी जो रिलेटिव्स है लेडीज ने अगर बोला कि नहीं लड़कियों को तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, तुम्हें ये आना चाहिए, तो मैं कहती क्यों लड़कियां ही क्यों खाना बनाए। अब ये तो लॉजिकल बात हुई ना, तो लॉजिक से, और लॉजिकल बात करने वाला इंसान तो अपने आप में एडवोकेट होता ही है, सिर्फ डिग्री नहीं होती है उसके पास में। तो मेरा बचपन तो नहीं, 12th जब मैंने पास किया तो मुझे लगा कि मैं वकालत ही करूँगी, लेकिन बाई चांस कि जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ तो मैंने सिविल जज का भी एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू तक पहुंची मैं। फिर जब मुखर्जी नगर में वहाँ पर रह करके प्रोफेशन कर रही थी तो ज़्यादातर हमारे पीजी में गर्ल्स भी सभी IAS दे रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी अपने लॉ सब्जेक्ट के माध्यम से IAS दूँ। तो UPSC मैंने दिया, उसमें भी मेंस तक पहुँची मैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो मेन लॉजिक वाला मेरा जो पार्ट था, चीज़ों को, किसी भी गलत चीज़ को, किसी भी परंपरागत चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट करना, ये मेरे नेचर का, स्वभाव का हिस्सा रहा। और ये मुझे लगता है कि इस देश का, क्या पूरे विश्व का जो वकील होता है वो इसी तरीके से काम करता है, तो वो मेरे एक स्वभाव का हिस्सा था, तो इस प्रोफेशन में वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। मैम तो ये जब निर्भया केस आपके हाथ में आप लेना चाह रही थी या जब ली, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? वो एक चीज देखिए, एक तो आपको मैंने बताया कि मेरा जो अपना स्ट्रगल था कि मेल पर्सन इस तरीके से छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ। मेरे गांव की, मेरे से पहले कोई बच्ची जो है उसको 8th क्लास के बाद नहीं पढ़ाया गया, मतलब उनको राइट ही नहीं है, तो एक अंदर तकलीफ तो हमें भी थी। और जब मैं एडवोकेट हूँ और एक बच्ची के साथ हमारी राजधानी में इतना हीनियस क्राइम हो रहा, तो मुझे लगा कि मेरे इस प्रोफेशन का, मेरी इस डिग्री का मायने क्या है अगर हम उनको जस्टिस नहीं दिला सकते, जिसके लिए पूरा देश उबल रहा है। तो मैंने ये उसी दिन डिसाइड किया था, 17 दिसंबर को, जब मुझे पता चला कि इतना हीनियस क्राइम हुआ। तो उस बीच में बहुत सारे मतलब ऐसे हर्डल्स आए, और भी जो सरकारी वकील थे उन्होंने शुरू में ठीक से काम किया, लेकिन मैं वाकिफ थी अपने सिस्टम के वर्क से कि आज लोग कैंडल लेकर के रोड पर हैं, आज डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं, महिला सुरक्षा पे कमेटी बन रही है, लॉ में अमेंडमेंट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हमारे जो सिस्टम का स्वभाव है इसका जस्टिस वाला नहीं है। इसमें जो पीड़ित है वो खुद अपराधी की तरह हो जाता है, इस सिस्टम उसको ऐसा बना देता है कि वो खुद महसूस करता है कि हम शायद जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं तो खुद ही अपराध कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो को मुझे बदलना था इस केस के माध्यम से। और निर्भया का जो पूरा स्टोरी था, उनकी जो रिपोर्ट जो थी हमने देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, कि इतना हीनियस क्राइम कोई जानवर भी नहीं करेगा, तो उस जानवरों को फांसी के फंदे तक मुझे ले जाना था, जिसके लिए मैंने बहुत शिद्दत से लड़ाई लड़ी, तो फाइनली अंजाम आप लोगों ने देखा। ये 7 साल का जो दौर रहा मैम, 7 साल 3 या 4 महीने जो लगे, उसमें आपको बहुत तरफ से दबाव भी आया होगा?
देखिए, दबाव निश्चित रूप से ऐसे केसेस में दबाव होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिनके लिए फाइट कर रहे हैं, कोर्ट को आप कैसे बाउंड करें, कोर्ट को आप कैसे फोर्स करें। सिस्टम जो कि उसका काम करने का एक नेचर ही नहीं है। 15-15, 20-20 साल से केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो जिस सिस्टम का नेचर नहीं है काम करने का, उससे आपको काम कराना है। तो ये एक लड़ाई सबसे बड़ी तो हम सिस्टम से ही लड़ रहे थे कि निर्भया केस फास्ट ट्रैक केस है, तो इसको आखिर सुप्रीम कोर्ट में टाइमली लिस्टिंग क्यों नहीं होगी। अब उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि 2021 में लिस्टिंग होगी, क्योंकि और नंबरिंग में पहले से केस पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि क्या वो केस फास्ट ट्रैक है? अगर वो फास्ट ट्रैक नहीं है, निर्भया केस फास्ट ट्रैक है, तो इसको तो इमीडिएटली आपको लिस्ट करना चाहिए और हियरिंग होनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे करीब 1 साल लग गया सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लिस्ट कराना। अगर ये 21 में लिस्ट होता तो उन दरिंदों को कभी फांसी नहीं होती, क्योंकि मैं टेक्निकल ग्राउंड भी समझ रही थी कि अगर ये लेट हो गया और ये जो अपराधी हैं अगर 8 साल से ज़्यादा जेल में रह लिए, तो इनका एक अधिकार बन जाएगा डेथ सेंटेंस को कम्यूट कराने का, क्योंकि ये प्रोविजन है आर्टिकल 21 में और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि किसी भी जो डेथ सेंटेंस से कन्विक्टेड अपराधी हैं उनको अगर आपने 8 साल से ज़्यादा जेल में रखा तो उनका एक राइट बन जाता है कि आप उनको डबल सजा दे रहे हैं। एक तो जेल में भी आपने रखा और दूसरा आप उनको फांसी भी दे रहे हैं। तो उस चीज़ को मैंने नहीं होने दिया। तो मैं सिस्टम से फाइट करते करते बाद में सिस्टम को मैंने मजबूर किया कि अगर सजा का प्रावधान है, ऑर्डर किया है कि फांसी दी है, तो उसको एग्जीक्यूट तो आपको करना होगा। वो मैंने करा लिया। मैम 7 साल बहुत लंबा चीज़ होता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, प्रोफेशनल प्रेशर होता है। इन सारे प्रेशर को आपने कैसे झेला और साथ में आपके फैमिली ने कितना कैसे आपको सपोर्ट किया? देखिए, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। मैं कहूँ कि भारत के जो कल्चर की फैमिली है वो चाहती है कि उनकी बेटी सीधी सिंपल हो, जिसकी शादी कर दी जाए और वो अच्छे से अपना घर बसाए। लेकिन बेटी थोड़ी सी डिफरेंट, क्रांतिकारी टाइप की है, तो ऐसे लोगों का जल्दी लोग सपोर्ट नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा किसी का मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मैं ये लड़ाई अपने लेवल पे लड़ती रही। मुझे किसी की परवाह नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर लॉयर मेरे साथ नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे पता है कि अगर मैंने लॉ की डिग्री ली है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं हर उस बारीकी से इस केस की स्टडी करूं, वो लॉ जितना भी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनको निकालूं। हर चीज़ मैंने पढ़ी। तो मैं क्लियर आपको कर दे रही हूँ कि फैमिली का बहुत सपोर्ट नहीं था। लेकिन हाँ, जब फैमिली का देखिए क्या है कि जब हम अपने आप में खुद ही सक्षम हो गए तो किसी के सपोर्ट की हमें ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? हम क्यों किसी के ऊपर बहुत डिपेंड रहें? हम एजुकेटेड हैं, हम एडवोकेट हैं, हमें खुद जानकारी हम कर सकते हैं सारा कुछ। तो फैमिली को फिर यहाँ पर क्या हमें सपोर्ट चाहिए? जो सपोर्ट मुझे बचपन में चाहिए वो मेरे पेरेंट्स, हमारे स्पेशली मेरे फादर दे चुके। वो मुझे इस लायक बना गए थे कि वो अगर इस दुनिया से 18 साल हो गए उनकी डेथ को हुए, कि अगर वो चले भी जाएंगे तो उनकी बेटी इतनी कैपेबल है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने दम पर अकेले अपने उसूलों के साथ जी सकती है और दूसरों के लिए भी फाइट कर सकती है। तो वही मैंने किया जी। द फुल वॉल्यूम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक सुंदर सा संदेश देते चले। देखिए, सुंदर सा संदेश यही देंगे, अगर आप इस दुनिया में आए हैं और आपकी परवरिश थोड़ी ठीक से हो गई है, आप अगर 10-15 साल की एज ग्रुप के हैं, तो आप अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करके अपने वजूद को आगे करते हुए फाइट करें, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना हो। और हर व्यक्ति, अगर जो भी बेटियां हैं, अगर मुझे आइडल मानती हैं, तो हर बेटी सीमा समृद्धि बन सकती है और हर बेटा स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और अपने वजूद को अपने एग्जिस्टेंस को बचाते हुए बहुत कुछ समाज में बदलाव कर सकता है। शुरुआत आप कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में पैदा हुए हैं, संविधान ने अधिकार दिया है, तो अपने राइट का यूज कीजिए और अपने आप को प्रूव करिए। थैंक यू।